नमस्कार। पौधों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी यानी पौधों की कार्यकी की। नमस्कार। बिल्कुल, ये वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो पर्दे के पीछे चलती रहती हैं एक पौधे को जिंदा रखने के लिए। हाँ, मतलब जैसे हमारे शरीर में बहुत कुछ होता है, वैसे ही पौधों के अंदर भी चलता है। और ये समझना जरूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जो एनडीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। पहले भी इस टॉपिक से जैसे उर्वरक हैं, प्रजनन, फोटोसिंथेसिस, हार्मोन्स, इन पर सवाल देखे गए हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन थोड़ी जटिल सी लगने वाली बातों को एकदम सरल हिंदी में समझें। तो शुरू करें? जरूर। चलिए शुरू करते हैं पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। मतलब पानी और खाना कैसे इधर उधर जाता है। हाँ, ये सबसे पहला सवाल मन में आता है कि जड़ें जमीन से पानी लेती हैं और वो इतनी ऊंची पत्तियों तक पहुंचता कैसे है। और सिर्फ पानी ही नहीं, उसमें घुले मिनरल्स यानी खनिज लवण भी। जाइलम जो है वो समझिए वाटर पाइपलाइन है। ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। अच्छा, जड़ों से ऊपर की तरफ, वन वे ट्रैफिक। बिल्कुल। और फ्लोएम जो है वो फूड पाइपलाइन है। पत्तियों में जो खाना बना, मतलब शुगर, उसको पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जहां भी जरूरत हो, जैसे जड़ें या फल। हाँ, जहां भी। जड़ों को भी तो ऊर्जा चाहिए, हाँ। फलों को बनने के लिए भी, तो फ्लोएम ये खाना पहुंचाता है। इसे कहते हैं स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। इसमें पौधे की एनर्जी लगती है। अच्छा, इसमें एनर्जी खर्च होती है। हाँ, ओके। पानी वाले में नहीं। पानी ऊपर खींचने में मुख्य भूमिका एक और प्रक्रिया निभाती है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ये क्या होता है? ये है पौधे के हवाई हिस्सों से, मतलब पत्तियां, तने, इनसे पानी का भाप बनकर उड़ना। अब पानी का उड़ना, ये तो नुकसान हुआ ना। हाँ, इसीलिए एक वैज्ञानिक थे कर्टिस। उन्होंने इसे एक जरूरी बुराई, अननेसेसरी इविल, कहा था। जरूरी बुराई, ऐसा क्यों? बुराई इसलिए क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है, पर जरूरी इसलिए क्योंकि जब पत्तियों से पानी उड़ता है तो वो एक खिंचाव पैदा करता है, एक सक्शन फोर्स। जैसे स्ट्रॉ से जूस खींचते हैं। बिल्कुल वैसा ही। यही खिंचाव जड़ों से पानी को ऊपर खींचने में मदद करता है, ऊंची ऊंची पत्तियों तक। और दूसरा फायदा, इससे पौधा ठंडा भी रहता है। अच्छा, कूलिंग इफेक्ट भी है। इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए एक यंत्र आता है, पोटोमीटर। पोटोमीटर, ठीक है। ये पानी उड़ता कहाँ से ज्यादातर? ज्यादातर पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, हाँ, सुना है। इन्हीं से पानी भाप बनकर निकलता है। इनके खुलने और बंद होने को गार्ड कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कंट्रोल करती हैं। वो कैसे? वो पानी की उपलब्धता, रोशनी, CO2 लेवल, इन सब चीजों के आधार पर स्ट्रोमेटा को खोलती या बंद करती हैं। इसमें पोटेशियम आयंस, K+ और ऑस्मोसिस का रोल होता है। अच्छा, मतलब ये कंट्रोल गेट की तरह है। हाँ, बिल्कुल। वैसे थोड़ा बहुत पानी पत्ती की बाहरी सतह, क्यूटिकल और तने के छेदों, लेंटिसिल से भी उड़ता है, पर मेन रोल स्टोमेटा का ही है। समझ गई। तो ये तो हुई पानी और खाने की आवाजाही, लेकिन पौधे सिर्फ पानी से तो नहीं जीते, उन्हें न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। एकदम। जैसे हमें संतुलित आहार चाहिए, वैसे ही पौधों को भी ग्रोथ के लिए मिनरल्स यानी खनिज पोषक तत्व चाहिए। ये वो मिट्टी से लेते हैं। ये बात किसने बताई थी सबसे पहले? डी सॉसर नाम के वैज्ञानिक ने 1804 में बताया था कि पौधे मिट्टी से खनिज लेते हैं। क्या सारे तत्व जो मिट्टी में हैं सब जरूरी हैं? नहीं, देखिए, पौधे की राख का विश्लेषण करें तो करीब 92 तत्व मिल सकते हैं, पर उनमें से केवल 16 को ही आवश्यक माना गया है। मतलब जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, सिर्फ 16? इनको कैसे बांटा गया है? 2 मुख्य ग्रुप्स में। पहला, माइक्रो एलिमेंट्स, जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हवा पानी से मिल गए। इनके अलावा नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K, कैल्शियम C, मैग्नीशियम Mg और सल्फर S। NPK, ये तो खाद के पैकेट पर भी लिखा होता है। बिल्कुल। इसीलिए जिस खाद में ये तीनों सही मात्रा में हों, उसे पूर्ण उर्वरक, कंप्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी माइक्रो एलिमेंट्स में से हैं। और दूसरा ग्रुप? वो है माइक्रो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स। इनकी जरूरत बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र की होती है, पर होती जरूर है। अच्छा, कम मात्रा में पर है जरूरी। कौन से हैं ये? इनमें आदमें हैं लोहा, आयरन Fe, मैंगनीज Mn, तांबा, कॉपर Cu, जिंक Zn, बोरॉन B, मोलिब्डेनम Mo और क्लोरीन Cl।
तो हर तत्व का अपना खास काम होगा। हाँ बिल्कुल, हर एक का अपना रोल है। और अगर किसी की कमी हो जाए तो पौधा लक्षण दिखाता है। कैसे लक्षण? जैसे हमें विटामिन की कमी से कुछ होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए। क्लोरोफिल ही पत्तियों को हरा रंग देता है, तो अगर मैग्नीशियम कम हुआ तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। सही, इसे कहते हैं क्लोरोसिस। ऐसे ही नाइट्रोजन, प्रोटीन और क्लोरोफिल दोनों के लिए जरूरी है। इसकी कमी से पुरानी पत्तियां पीली होती हैं, पौधा छोटा रह जाता है। अच्छा। और फास्फोरस? फास्फोरस एनर्जी करेंसी एटीपी का हिस्सा है, सेल डिवीजन में जरूरी है। कमी हो तो पत्तियां गिरने लगती हैं, पौधा कमजोर हो जाता है। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने बंद होने और कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है। मतलब कमी होने पर पौधा बीमार सा दिखने लगता है। हाँ, और हर तत्व की कमी के लक्षण थोड़े अलग होते हैं, जिससे अनुभवी लोग पहचान सकते हैं कि किस चीज की कमी है। जैसे जिंक की कमी से छोटी पत्ती रोग हो जाता है, मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप्टेल रोग होता है। विप्टेल अजीब नाम है। हाँ, पत्ती चाबुक जैसी हो जाती है। ठीक है, तो पौधे ने पानी लिया, मिनरल्स लिए, अब खाना बनाने की बारी, फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण, पौधों का रसोई घर। ये वो प्रक्रिया है जिससे हले पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। और ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, जो हमारे सांस लेने के काम आती है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया होती है पौधे की कोशिकाओं में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो ज्यादातर हरी पत्तियों में होते हैं। एक मजेदार बात पता है, दुनिया का लगभग 90% फोटोसिंथेसिस समुद्र और ताजे पानी में रहने वाले छोटे छोटे शैवाल करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बड़े पेड़ों को देखते हैं, पर ये नन्हे शैवाल ऑक्सीजन बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या ये एक स्टेप में होती है? नहीं, इसे हम दो मुख्य चरणों में समझ सकते हैं। पहला है लाइट रिएक्शन, यानी प्रकाश अभिक्रिया। नाम से लग रहा है इसमें रोशनी चाहिए होगी। बिल्कुल, इसमें क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है और उसे केमिकल एनर्जी एटीपी और NADPH में बदलता है, और इसी में पानी टूटता है, जिससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना हिस्से में होता है। ओके, एटीपी और NADPH बन गए, ऑक्सीजन निकल गई। अब आता है दूसरा चरण, डार्क रिएक्शन, यानी अंधकार अभिक्रिया। इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरे में होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसे डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं होती। ये लाइट रिएक्शन में बनी एनर्जी एटीपी और NADPH का इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये एनर्जी इस्तेमाल करके क्या करता है? ये हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को फिक्स करता है, मतलब उसे पकड़कर ग्लूकोज शुगर में बदल देता है। यही पौधे का असली भोजन है। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा हिस्से में होता है और इसमें एक बहुत जरूरी एंजाइम काम करता है, रूबिस्को। रूबिस्को? हाँ, रूबिस्को। कहते हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम है। वाह! तो एक स्टेप में रोशनी पकड़ी, दूसरे में उस एनर्जी से CO2 को खाने में बदला। बिल्कुल सही। ज्यादातर पौधे इसी तरीके से, जिसे C3 साइकिल कहते हैं, खाना बनाते हैं। ज्यादातर मतलब कुछ अलग तरीके से भी बनाते हैं? हाँ, कुछ पौधे, खासकर जो गर्म और सूखी जगहों पर उगते हैं, जैसे मक्का, गन्ना, उन्होंने CO2 पकड़ने का एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका विकसित कर लिया है, जिसे C4 साइकिल कहते हैं। इनकी पत्तियों की अंदरूनी बनावट भी खास होती है, क्रैन्स एनाटॉमी। अच्छा, और रेगिस्तान वाले पौधे, कैक्टस वगैरह? वो और भी स्मार्ट हैं। वो कैन तरीका अपनाते हैं। वो रात में अपने स्टोमेटा खोलकर CO2 जमा कर लेते हैं और दिन में जब रोशनी होती है तब उस CO2 से खाना बनाते हैं। इससे दिन की तेज गर्मी में पानी का नुकसान बच जाता है। क्या बात है! मतलब माहौल के हिसाब से पौधों ने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए। बहुत बढ़िया। चलिए, खाना बन गया। अब उस खाने से एनर्जी कैसे मिलेगी? यहाँ रेस्पिरेशन यानी श्वसन का रोल आता है। एकदम सही। रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिससे पौधे और हम सभी जीव अपने भोजन ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालते हैं। ये एनर्जी ATP के रूप में निकलती है, जो कोशिका के सारे काम करने के लिए चाहिए। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है? हाँ, सामान्य श्वसन में, जिसे वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O बनते हैं। साथ में निकलती है ढेर सारी एनर्जी। तो ये फोटोसिंथेसिस का उल्टा लग रहा है। वहाँ CO2 और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे थे, यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एनर्जी, CO2 और पानी। हाँ, आप कह सकती हैं कि ये एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है, एनर्जी स्टोर करता है। रेस्पिरेशन खाना तोड़ता है, एनर्जी रिलीज करता है। ये दिन रात हर जिंदा कोशिका में चलता रहता है। इसके भी स्टेप्स होते होंगे? हाँ, पहला मुख्य स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ग्लूकोज टूटकर पाइरुविक एसिड बनता है और थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। फिर ये पाइरुविक एसिड कहाँ जाता है? अगर ऑक्सीजन है तो ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस? हाँ, क्योंकि यहीं पर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए पाइरुविक एसिड पूरी तरह टूटता है और बाकी की सारी एनर्जी ATP बनती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लगभग 38 ATP बन जाते हैं। और अगर ऑक्सीजन न हो तो? कभी-कभी ऐसा भी होता है ना? बिल्कुल, उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन या फर्मेंटेशन। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटता, इसलिए एनर्जी भी बहुत कम निकलती है। इसके उदाहरण? जैसे यीस्ट शुगर को अल्कोहल में बदलता है, वो फर्मेंटेशन है। या जब हम बहुत तेज कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब वहाँ ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है। अच्छा, इसीलिए दौड़ने के बाद पैरों में दर्द होता है? हाँ, उस लैक्टिक एसिड के जमान होने से थकान और दर्द महसूस होता है। समझ गए। तो ये हुआ एनर्जी रिलीज का प्रोसेस। अब बात करते हैं पौधे की ग्रोथ यानी वृद्धि की। ग्रोथ मतलब पौधे के आकार, वजन या आयतन में ऐसी बढ़ोतरी जो परमानेंट हो, वापस न हो सके। ये कहाँ होती है पौधे में? पूरे पौधे में एक साथ? नहीं, पौधों में ग्रोथ कुछ खास हिस्सों तक ही सीमित रहती है, जिन्हें मेरिस्टेम कहते हैं, जैसे तने और जड़ की नोक पर या तने की मोटाई बढ़ाने वाले टिश्यू में। और ये ग्रोथ हमेशा एक ही स्पीड से होती है? नहीं, शुरू में थोड़ी धीमी होती है, लैग फेज, फिर एकदम तेजी से बढ़ती है, लॉग फेज, और आखिर में फिर धीमी होकर रुक जाती है, स्टेशनरी फेज। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो S जैसा बनता है। इसे सिग्मोइड ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसे नापने के लिए भी कुछ होता है? हाँ, ऑक्सैनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ जैसे यंत्र हैं ग्रोथ नापने के लिए। अच्छा, कौन सी चीजें पौधे की ग्रोथ पर असर डालती हैं? कई चीजें हैं, बाहरी कारक भी और अंदरूनी भी। बाहरी मतलब? जैसे रोशनी, तापमान। ज्यादातर पौधों के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है। पानी, ऑक्सीजन, CO2 और हाँ, प्रदूषण भी ग्रोथ पर बुरा असर डालता है। और अंदरूनी कारक? अंदरूनी कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट हैं पौधे के अपने हार्मोन्स, पादप हार्मोन या फाइटोहार्मोन्स। हार्मोन्स जैसे हमारे शरीर में होते हैं वैसे पौधों में भी। जी हाँ, पौधे भी हार्मोन्स बनाते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी को ग्रोथ से लेके फूल आने, फल पकने तक कंट्रोल करते हैं। ये बहुत कम मात्रा में बनते हैं पर असर बहुत बड़ा होता है। कितने तरह के होते हैं और क्या करते हैं? मुख्य रूप से 5 तरह के हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन? हाँ, ये पौधे की लंबाई बढ़ाने, जड़ें निकालने में मदद करता है। जैसे हम कलम लगाते हैं ना गुलाब की, उसमें जड़ें जल्दी निकले, इसके लिए ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे की चोटी को ज्यादा बढ़ने देता है, साइड की कलियों को कम। इसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ओके। दूसरा है जिब्रेलिन्स या GA। ये भी लंबाई बढ़ाता है, खासकर तने की गांठों के बीच की दूरी। कुछ पौधों में फूल खिलाने और बीजों की नींद तोड़ने, डॉर्मेंसी ब्रेकिंग में भी मदद करता है। तीसरा कौन सा है? साइटोकाइनेंस। इनका मेन काम है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को बढ़ाना, मतलब नई कोशिकाएं बनाना। ये पत्तियों को जल्दी बूढ़ा होने से भी रोकते हैं। अच्छा। चौथा है एथिलीन। ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में होता है। गैस, इसका क्या काम? इसका सबसे मशहूर काम है फलों को पकाना। केले, आम वगैरह पकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अरे वाह, तो फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। हाँ। और पांचवा है एब्सिसिक एसिड या ABA। ये बाकी हार्मोन से थोड़ा अलग है। ये ग्रोथ को रोकता है, मतलब ब्रेक जैसा। हाँ बिल्कुल। ये मुश्किल समय में पौधे की मदद करता है। जैसे पानी की कमी हो तो ये स्टोमेटा को बंद करवा देता है ताकि पानी बच सके। बीजों को बेवक्त अंकुरित होने से रोकता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कमाल है, मतलब पौधों के अंदर भी कितना कुछ चल रहा है हार्मोन्स का। अच्छा, ग्रोथ के अलावा क्या पौधे हिलते डुलते भी हैं? मतलब चलते नहीं पर मूवमेंट दिखाते हैं? हाँ, दिखाते हैं। बाहरी उत्तेजनाओं मतलब स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ये मूवमेंट 2 तरह की होती है।
कैसी? एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें मूवमेंट की दिशा स्टिमुलस की दिशा पर निर्भर करती है। जैसे पौधा रोशनी की तरफ मुड़ता है, फोटोट्रॉपिज्म, या जड़ें पानी की तरफ बढ़ती हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, या जमीन की तरफ, जियोट्रॉपिज्म। और दूसरी है नेस्टिक मूवमेंट। इसमें मूवमेंट की दिशा स्टिमुलस की दिशा पर निर्भर नहीं करती, बस स्टिमुलस मिला और मूवमेंट हुई। इसका उदाहरण? जैसे छुई मुई का पौधा, उसे छुओ तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, साइज़मोनास्टी, दिशा का कोई मतलब नहीं, बस छूने से हुआ। या कुछ फूल सुबह खिलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं, निक्टिनेस्टी। हाँ, ये तो देखा है। बहुत खूब। अब आते हैं पौधे के जीवन के एक और अहम पड़ाव पर, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। हाँ, अपने जैसे नए पौधे बनाना ताकि उनकी पीढ़ी चलती रहे। पौधों में ये दो मुख्य तरीकों से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक मतलब? अलैंगिक में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल पेरेंट की कॉपी होता है जेनेटिकली। इसके कई तरीके हैं, जैसे हम कलम लगाते हैं या दाब लगाते हैं, या कुछ पौधों में पत्ती से ही नया पौधा उग जाता है, जैसे पत्थर चट्टा। अच्छा, और जैसे आलू में आंखें होती हैं? हाँ, वो भी कायिक प्रवर्धन का ही उदाहरण है, जो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसके अलावा बडिंग होती है यीस्ट और हाइड्रा में, या स्पोर्स बनते हैं फर्न और फंगस में। और लैंगिक प्रजनन, इसमें दो पेरेंट्स होते हैं? हाँ, लैंगिक प्रजनन में सामान्यतः दो पेरेंट शामिल होते हैं। इसमें खास कोशिकाएं बनती हैं, युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। इनके मिलने से, जिसे निषेचन कहते हैं, नया पौधा बनने की शुरुआत होती है। और पौधों में ये लैंगिक प्रजनन फूलों के जरिए होता है? बिल्कुल। फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फूल में नर भाग होता है, पुंकेसर, स्टेमन, जिसमें परागकण बनते हैं। इन्हीं परागकणों में नर युग्मक होते हैं। और मादा भाग? मादा भाग है स्त्री केसर या कार्पेल पिस्टिल। इसके सबसे नीचे होता है अंडाशय, ओवरी, जिसके अंदर होते हैं बीजांड, ओव्यूल्स, और बीजांड के अंदर होता है मादा युग्मक यानी अंडकोशिका। तो परागकण को अंडकोशिका तक पहुंचना होता होगा? हाँ, परागकण का पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर के ऊपरी हिस्से, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा तक पहुंचना कहलाता है परागण, पॉलिनेशन। ये कैसे होता है? हवा से भी होता है, एनिमोफिली, कीट पतंगों से भी, एंटेमोफिली, पानी से भी, हाइड्रोफिली, पक्षियों से भी, ऑर्निथोफिली। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा, परागण हो गया, परागकण स्टिग्मा पर आ गया, अब होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। परागकण से एक नली निकलती है जो बीजांड तक जाती है और नर युग्मकों को वहां पहुंचाती है। नर युग्मकों, एक से ज्यादा? हाँ, फूल वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स में एक खास चीज होती है, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं। दो? वो क्या करते? एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और बनाता है युग्मनज, जाइगोट। यही जाइगोट आगे चलकर भ्रूण यानी नन्हे पौधे में विकसित होता है। और दूसरा नर युग्मक? दूसरा नर युग्मक बीजांड के केंद्र में मौजूद कोशिका, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है और बनाता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म एक तरह का भोजन है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। अच्छा, जैसे नारियल के अंदर का पानी और गिरी। बिल्कुल, वो एंडोस्पर्म ही है। ये दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म्स की पहचान है। निषेचन के बाद क्या होता है? फूल का क्या बनता है? निषेचन के बाद फूल के बाकी हिस्से झड़ जाते हैं। अंडाशय बड़ा होकर फल बन जाता है और उसके अंदर जो बीजांड थे वो बीज बन जाते हैं। यानी फल अंडाशय से बनता है और बीज बीजांड से? एकदम सही। फल बीजों की रक्षा करता है और उन्हें फैलने में मदद करता है। कभी कभी बिना बीज वाले फल भी होते हैं, जैसे केला, वो कैसे? वो पार्थेनोकार्पी का नतीजा है। इसमें बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाता है। ये नेचुरली भी होता है और हार्मोन्स की मदद से कराया भी जा सकता है। समझ गए। तो ये पूरी कहानी है पौधे के जीवन की। पानी और पोषण लेना, धूप से खाना बनाना, एनर्जी निकालना, बढ़ना, हिलना डुलना और फिर अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना, सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये सब प्रक्रियाएं इतनी व्यवस्थित और सटीक तरीके से चलती हैं, ये सोचना ही अद्भुत है। ये जानना सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि हमें अपने चारों ओर के जीवन को समझने में भी मदद करता है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि पौधे सिर्फ हरे भरे दिखने वाली चीजें नहीं हैं। वे बेहद सक्रिय, जटिल और महत्वपूर्ण जीव हैं। वे हमारे इकोसिस्टम की नींव हैं। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। और यहीं से
एक सवाल उठता है। सोचिए, अगर किसी वजह से पृथ्वी से सारे पौधे गायब हो जाएं, तो क्या होगा? कैसा होगा जीवन? वाकई ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।